वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर एरर्स के टॉपिक को वाइंड अप किया था। और आज वाली क्लास के अंदर बेटा हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, विच इज़ बेसिकली बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। वीडियो थोड़ी देर से आ रही है, असल में तबीयत सही नहीं है पिछले कुछ दिनों से, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। खैर बेटा, अगर टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना बैंक रिकन्सिलेशन का, तो बहुत ही आसान टॉपिक है और अगेन एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। एग्जामिनर अक्सर इस टॉपिक को टेस्ट कर रहा होता है। देखो बेटा, अगर टॉपिक स्टार्ट करें ना, तो बचपन में हमने ये सीखा था कि जब हमारे पास पैसा आता है या जब हमारे पास से पैसा जाता है तो हम उसको बेटा कहाँ रिकॉर्ड करते थे? कैश बुक में। ऐसा ही है बेटा, पैसा आता था तो हम कैश बुक में डेबिट कर दिया करते थे, और पैसा जाता था तो हम कैश बुक में क्रेडिट कर दिया करते थे। बेसिकली हम करते क्या थे कि हम कैश बुक में, अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे होते थे तो डेबिट करते थे, और पैसे जा रहे होते थे तो हम उसको क्रेडिट कर दिया करते थे। यही था बेटा। अब देखो बेटा, जो ट्रांजेक्शन्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, यानी मैं अपने पास अपना बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ ना, तो साथ ही साथ बैंक भी अपने पास हमारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। अच्छा, बैंक क्यों रिकॉर्ड कर रहा होता है? बैंक इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है कि कल को अगर मैं बैंक से हिसाब मांगने जाऊं कि भाई ये कब हुआ, तो बैंक के पास लिखा हुआ हो कि भाई इस डेट को आपने बैंक अकाउंट से इतने पैसे निकाले थे, इतने डाले थे। तो जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज बिजनेस के मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने बैंक अकाउंट में, साथ ही साथ बैंक भी अपने पास उसको रिकॉर्ड करता है। अच्छा, बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है? बैंक रिकॉर्ड करता है बेटा बैंक स्टेटमेंट में। हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास आ रहा होता था तो डेबिट करते हैं, हमारे पास जाता है तो क्रेडिट करते हैं। साथ ही साथ वही सेम ट्रांजेक्शन्स को भी हमने डिस्कस करा, बैंक भी रिकॉर्ड करता है। अच्छा मेरा बेटा, बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है? बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करता है। लेकिन बेटा मसला ये है कि बैंक जब रिकॉर्ड करता है ना, तो बैंक उल्टा चलता है। बैंक के पास जब हमारा पैसा आता है तो बैंक उसको क्रेडिट करता है, और बैंक के पास से जब हमारा पैसा जाता है तो बैंक उसको डेबिट करता है। आप लोग ने अक्सर देखा होगा, पैसे आते हैं तो लिखा हुआ आता है और अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, सबका फेवरेट मैसेज, मेरा भी फेवरेट मैसेज है। और जब पैसा जा रहा होता है तो अक्सर मैसेज आता है और अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। तो बैंक उल्टा चलता है। अच्छा सर, बैंक उल्टा क्यों चल रहा है? बेटा बैंक उल्टा इसीलिए चलता है क्योंकि बैंक में जो पैसा पड़ा है ना, वो बैंक का नहीं है। वो किसका पैसा है? वो मेरा अपना पैसा है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कल को अपने अकाउंट में जाके 10 लाख रुपए जमा करा दिए, तो मेरे पास तो पैसा आया, मैं डेबिट करूंगा। लेकिन बैंक के पास किसका पैसा आया? अपना नहीं ना, बैंक के पास मेरा पैसा आया है, और मैं जब चाहूँ बैंक से मांग सकता हूँ। तो वो चीज़ बैंक के लिए क्या है बेटा? लाइबिलिटी है। सही है बेटा। तो इसीलिए बैंक ऑपोजिट वर्क करता है, ठीक है। तो जब मैं और पैसा डालता हूँ तो बैंक की लाइबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक को मुझे और पैसे देने पड़ेंगे। और जब मैं अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेता हूँ तो बैंक की लाइबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि बैंक के ऊपर मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे। इसीलिए बैंक क्या करता है बेटा? बैंक ऑपोजिट चलता है। हमारे पास आएगा तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आएगा तो मेरा बेटा डेबिट, पैसा जाएगा तो बेटा क्रेडिट। बैंक का रिकॉर्ड करेगा बेटा बैंक स्टेटमेंट में, आएगा तो क्रेडिट और जाएगा तो डेबिट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सॉरी। अच्छा, अब बेटा मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ पैसा आ रहा है और जा रहा है, और बैंक भी उसको रिकॉर्ड कर रहा है कि पैसा आ रहा है और जा रहा है। तो इन द एंड बेटा, जो हमारा एंड बैलेंस होगा वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, राइट। क्योंकि मैंने भी वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं, और बैंक ने भी वही सेम इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिकॉर्ड किए हैं। तो हमारा जो एंड बैलेंस है वो क्या आना चाहिए बेटा? सेम। लेकिन बेटा होता क्या है कि ये एंड बैलेंस सेम नहीं आता। अच्छा, सेम क्यों नहीं आता? या तो बेटा हमने कैश बुक बनाने में कोई ना कोई गलती की है, या तो बेटा बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट बनाने में कोई ना कोई गलती की है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम करेंगे क्या? जो कैश बुक की गलतियां होंगी उसको हम करेक्ट करेंगे बेटा अपडेटेड कैश बुक बना के। और अगर बैंक की गलतियां होंगी तो हम बैंक की गलतियों को करेक्ट करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के। तो एंड बैलेंस जब मैच नहीं होता तो फिर हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कैश बुक की गलती होती है, कैश बुक मीन्स अगर हमारी गलती है तो हम उसको करेक्ट करते हैं अपडेटेड कैश बुक बना के। और अगर बैंक की गलती है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के करेक्ट होता है। अच्छा सर, ये तो समझ आ गया कि गलतियों की वजह से मैच नहीं होता। लेकिन एक चीज़ ये बताएं कि हम एरर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैश बुक की गलती है या बैंक की गलती है? देखो बेटा, एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ना,
हमेशा सवाल के अंदर, मोस्टली सवाल के अंदर, सारे सवालात में नहीं, मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट एग्जामिनर आपको दोनों देता है। तो उस केस में बेटा आपने क्या करना है, आपने मेरा बेटा करना है कंपैरिजन। अच्छा, किसका कंपैरिजन? कंपैरिजन बिटवीन कैश बुक एंड मेरा बेटा बैंक स्टेटमेंट। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? अगर मैं कैश बुक की मेरा बेटा डेबिट साइड देख रहा हूँ, तो बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड देखूंगा? क्रेडिट साइड, राइट, क्योंकि बैंक क्या चलता है, उल्टा चलता है। और अगर मैं कैश बुक की क्रेडिट देख रहा हूँ, तो बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड देखूंगा? डेबिट साइड। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो कंपैरिजन करते वक्त सबसे पहले तो हमें एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए चीज़ों को कट करना पड़ता है। अच्छा, कट करने से मतलब, अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैंने कैश बुक की डेबिट पे रिकॉर्ड कर ली है और बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे भी रिकॉर्ड कर ली है, यानी बेटा मैंने भी रिकॉर्ड कर ली और बैंक ने भी रिकॉर्ड कर ली, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, तो उस चीज़ को मैं कर दूंगा कट। सिमिलरली अगर ऐसी चीज़ जो मैंने कैश बुक की क्रेडिट पे रिकॉर्ड की हुई है और बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे भी रिकॉर्ड की हुई है, मैंने भी रिकॉर्ड कर लिए, बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिए, तो अगेन कोई गलती नहीं है, तो उस गलती को आप क्या कर दोगे? कट। तो इन द एंड आपके पास कुछ ऐसे बैलेंसेस बच जाएंगे जो या तो मैंने नहीं लिखे हुए होंगे या तो बैंक ने नहीं लिखे हुए होंगे। तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी मेरी गलती है और कौन सी बैंक की गलती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जब कट कर रहे थे तो आपको आइडेंटिफाई हुआ कि एक ऐसा बैलेंस था जो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो कैश बुक की डेबिट साइड पे नहीं था। तो अब आप क्या करोगे? करेक्ट करने के लिए कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लोगे। सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट में लेट्स अज्यूम डेबिट पे एक बैलेंस लिखा हुआ था, लेकिन कैश बुक की क्रेडिट पे नहीं था। तो अब आप करेक्ट करने के लिए क्या करोगे? कैश बुक की क्रेडिट पे लिख लोगे। तो कैश बुक की गलतियां बेसिकली बेटा आप करेक्ट करते हो अपडेटेड कैश बुक बना के। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, यहाँ की डेबिट पे लिखा हुआ है तो वहाँ की क्रेडिट पे लिख दो, यहाँ की क्रेडिट पे लिखा हुआ है तो वहाँ के डेबिट पे लिख दो। तो दूसरा तरीका क्या है बेटा, कि देखो इससे सवाल तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इससे जो एरर्स है ना, आपको उनकी मीनिंग्स नहीं समझ आएंगे। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले तो हम कुछ एरर्स जो मैंने लिस्ट डाउन करे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो हम करते हैं कैश बुक बनाते वक्त। ये किसकी गलतियां हैं बेटा? सारी की सारी, ये सारी की सारी हमारी गलतियां हैं। हमारी गलती का मतलब ये है बैंक ने रिकॉर्ड की हुई है लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड नहीं की। तो हम इन गलतियों के पहले मतलब सीखेंगे और इनको करेक्ट करेंगे अपडेटेड कैश बुक बना के। सही हो गया बेटा? तो ऊपर जो मैंने अपडेटेड कैश बुक बनाई है फिलहाल मैं उसको मिटा देता हूँ और हम दोबारा से बनाएंगे। सही है? अच्छा, सबसे पहली गलती क्या है बेटा? बेटा सबसे पहली गलती है स्टैंडिंग ऑर्डर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बेटा लेट्स अज्यूम मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और उस फैक्ट्री का जो रेंट है वो मुझे हर महीने देना पड़ता है 20 लैक्स, यानी कि 20 मिलियन, सॉरी 2 मिलियन का मुझे रेंट हर महीने देना पड़ता है। ठीक है, अब होता क्या है कि मेरे पास पैसे तो होते हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं लैंडलॉर्ड को रेंट दूं। तो हर महीने लैंडलॉर्ड आता है, मुझे जलील करता है और पैसे लेके चले जाता है। अब मेरे पास पैसे पड़े हुए होते हैं, टाइम नहीं होता। तो इस चीज़ का सल्यूशन लेने के लिए मैं गया बेटा किसके पास? बैंक मैनेजर के पास। बेटा ध्यान से सुनना, मैं किसके पास गया हूँ बेटा? बैंक मैनेजर के पास। मैंने कहा यार कोई एक ऐसा हल है कि मेरे लैंडलॉर्ड को अमाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए। तो उसने कहा सर आप स्टैंडिंग ऑर्डर खुलाएं। मैंने कहा स्टैंडिंग ऑर्डर से मतलब? बोला हर महीने की फिक्स डेट को, यानी कि 1 तारीख को, एक फिक्स पर्सन को जो आपका लैंडलॉर्ड है उसको एक फिक्स अमाउंट बैंक आपके अकाउंट से निकाल के उसके अकाउंट में ट्रांसफर ऑटोमेटिकली कर देगा। आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हर महीने की 1 तारीख को आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में, आपके अकाउंट से 20 लाख निकालेगा और आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। जब बेटा बैंक ट्रांसफर करता है ना, तो बैंक उसको बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड भी कर लेता है, लेकिन होता यह है कि हम उसको कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। सर क्यों नहीं कर पाते? हम ही तो बैंक को बोल के कहें कि भाई स्टैंडिंग ऑर्डर खोलो। तो देखो बेटा हमारे अकाउंटेंट के पास जब तक किसी चीज़ का रिटर्न प्रूफ नहीं आ जाता ना, जब तक वो उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता। अब रिटर्न प्रूफ कब आएगा? जब मंथ एंड पे बैंक स्टेटमेंट रिसीव होगी और उसमें लिखा हुआ होगा कि भाई 1 तारीख को रेंट पे हुआ। तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा। जब हम बेटा रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जा रहा है तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक की?
कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो अपडेटेड कैश बुक अगर मैं बना रहा हूँ, सबसे पहले तो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे आएगा, और अगर बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आएगा। अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक ने रिकॉर्ड किया था, हमने नहीं रिकॉर्ड किया था क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं था। अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे। ठीक है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि हर महीने की फिक्स डेट को एक फिक्स पर्सन को एक फिक्स अमाउंट बैंक आपके अकाउंट से निकाल के उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देता है। तो बैंक उसको रिकॉर्ड कर लेता है, हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अकाउंटेंट के पास उस चीज़ का प्रूफ नहीं होता। प्रूफ कब आएगा? जब मंथ एंड में बैंक स्टेटमेंट आएगी। अब पैसा जा रहा है, तो इसलिए हमने कहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे। गुड सीन। ये हमारी पहली गलती थी बेटा। अब जो बेटा दूसरी गलती अक्सर एग्जाम में आती है, वो होती है बेटा डायरेक्ट डेबिट, जैसे डीडी भी कहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट डेबिट का क्या सीन होता है? अब लेट्स अज्यूम मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का भी टाइम नहीं है। रेंट का मामला तो हल हो गया, वो बैंक के ऊपर मैंने डाल दिया। अब हुआ क्या कि हर महीने मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना भूल जाता हूँ। एक दिन के इलेक्ट्रिक या वापडा वाला आया, उन्होंने मेरी बिजली कट कर दी। तो इस चीज़ का सल्यूशन लेने के लिए अगेन मैं किसके पास पहुंचा? बैंक मैनेजर के पास। मैंने कहा सर कोई ऐसा हल है कि हर महीने ऑटोमेटिकली मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे हो जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा मुझे पे करने का। उसने कहा सर आप डायरेक्ट डेबिट खोलो। मैंने कहा डायरेक्ट डेबिट का क्या सीन है? बोला हर महीने की फिक्स डेट को एक फिक्स परसेंट को, के इलेक्ट्रिक या वापडा जो भी है आप लोग का, उसको एक वेरिएबल अमाउंट बैंक आपके अकाउंट से निकाल के उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अच्छा सर, यहाँ पे हमारा एक सवाल है, बैंक को कैसे पता चलेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है? बेटा बैंक हमारा इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट नंबर डालेगा वेबसाइट पे, उसको पता चल जाएगा। तो उतने ही पैसे बैंक हमारे अकाउंट से निकालेगा और उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। जब बैंक ट्रांसफ़र करेगा तो बैंक उसको बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड भी कर लेगा, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंटेंट के पास उस चीज़ का रिटर्न प्रूफ नहीं है। प्रूफ कब आएगा? जब मंथ एंड में बैंक स्टेटमेंट आएगी। अब बेटा हम रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जा रहा है तो कैश बुक की मेरा बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्रेडिट साइड पे, बाय द नेम ऑफ डायरेक्ट डेबिट। तो डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर का जो मेजर डिफरेंस है ना, वो यही है कि इसमें फिक्स अमाउंट होती है, इसमें अमाउंट वेरी करती है। कोई सीन, कोई इशू, कोई मसला? अब बेटा तीसरी जो गलती है वो है बैंक चार्जेस। सॉरी। अब जब बेटा बैंक हमें इतनी सारी सर्विसेज दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने कुछ ना कुछ चार्जेस तो लेगा। अब बैंक क्या करता है कि अपनी जो सर्विस फीस होती है ना, वो बगैर बताए काट लेता है। अभी महीना एंड साल एंड होगा ना, तो काट लेगा डेबिट कार्ड के पैसे या इन सर्विसेज के पैसे। तो बैंक जब पैसे बिना बताए काट लेता है, तो बैंक उसको अपने पास बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड भी कर लेता है। हमें कब पता चलता है? जब मंथ एंड में बैंक स्टेटमेंट आती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई बैंक चार्जेस कट हो गए। तो बेटा अब हम रिकॉर्ड करेंगे, अगेन पैसा जा रहा है तो कैश बुक की किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो देख रहे हो बेटा, मैं अपनी सारी गलतियों को करेक्ट कर रहा हूँ अपडेटेड कैश बुक बना के। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, चौथी गलती जो अक्सर हो जाती है, वो है बेटा डिविडेंड रिसीव्ड। इसका क्या सीन होता है? देखो बेटा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उन्होंने मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती है। उन इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आता है ना, उसे बेसिकली कहते हैं डिविडेंड। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने लेट्स एज्यूम 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर मुझे 50 कंपनीज से मंथ एंड में प्रॉफिट आ रहा है, तो वो प्रॉफिट क्या होता है, कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हैं। तो जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक उसको रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड कहीं नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस चीज़ का अगेन रिटर्न प्रूफ नहीं है। रिटर्न प्रूफ कब आएगा? जब मंथ एंड में बैंक स्टेटमेंट आएगी और उसमें लिखा हुआ होगा कि इस डेट को इतना प्रॉफिट आया। तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा, पैसा आ रहा है तो कैश बुक की किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे मेरा बेटा, डेबिट साइड पे। सही है। अच्छा, अगली जो चीज़ है बेटा वो है डिसऑनर्ड चेक। अच्छा, डिसऑनर्ड चेक आप लोग को पता है क्या मतलब होता है? चेक का बाउंस होना। डिसऑनर्ड चेक का बैंक रिकन्सिलेशन में एक और नाम भी यूज़ होता है, रेफर टू ड्रॉर। इसका मतलब भी होता है डिसऑनर्ड चेक। अब डिसऑनर्ड चेक का क्या सीन होता है?
देखो बेटा, लेट्स अज्यूम मुझे मेरे एक कस्टमर से पैसे लेने थे। उस कस्टमर ने मुझे चेक दे दिया। जब वो कस्टमर मुझे चेक दे देगा तो मेरे पास रिटर्न प्रूफ है, पैसा आ गया। मैंने कहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, वो कैश बुक की डेबिट साइड पे कि पैसा आ गया। लेकिन जब मेरा बंदा उस चेक को लेके बैंक में गया ना, तो क्या पता चला, वो चेक बाउंस हो गया ड्यू टू एनी ऑफ द थिंग। इनसफिशिएंट फंड्स, चलो समझ लो। ठीक है, चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। तब चेक बाउंस हो गया तो क्या बेटा मेरे पास पैसे आए? नहीं आए। तो जो मैंने अपने बैंक अकाउंट को फजूल में बढ़ाया था, उसको मैं क्या कर दूंगा, कम। और जब कम करूंगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा बेटा, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे। कि जो एक्चुअल में पैसा आना था वो नहीं आया। अच्छा, लास्ट चीज है मेरा बेटा क्रेडिट ट्रांसफर। तो क्रेडिट ट्रांसफर में बेटा पैसा आता भी है और जाता भी है। क्रेडिट ट्रांसफर बेसिकली मींस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू आएगा भी और जाएगा भी। कैसे? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, लेट्स अज्यूम मैं अपनी फैक्ट्री में बैठा हुआ था। मेरे पास एक कस्टमर, एक सप्लायर आया, मेरी ऑफिस में आया, बोला यार सर आपकी 20 लाख रुपए की अमाउंट निकलती है, प्लीज़ आप मुझे ट्रांसफ़र कर दें। तो मैंने अपने मोबाइल में बैंक की ऐप खोली और 20 लाख रुपीज़ मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। जब मैंने बैंक की ऐप से ट्रांसफ़र करे तो बैंक ने उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मेरा अकाउंटेंट ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। क्योंकि मेरा अकाउंटेंट जो बाहर बैठ के काम कर रहा है उसको थोड़ी ना पता है कि मैंने बैंक अकाउंट से 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसे तो मैं दिन में इतनी इतनी ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, हर ट्रांजेक्शन का जा जाके उसको थोड़ी ना बताऊंगा। ऐसा ही है ना, उसको क्यों रखा है मैंने फिर? तो सीन क्या है, उसको कब पता चलेगा, जब मंथ एंड में बैंक स्टेटमेंट आएगी और वो देखेगा अगर पैसा गया होगा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू, तो वो कैश बुक में क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। और अगर वाइस वर्सा केस, अगर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू पैसा आया होगा तो वो कैश बुक में डेबिट कर देगा। अक्सर बेटा ये जितनी गलतियां ना ये हो जाती हैं हमसे, तो इनको करेक्ट करने के लिए हम बनाते हैं अपडेटेड कैश बुक। अब ये गलतियों के मैंने मतलब क्यों बताएं, क्योंकि बेटा आप लोग को पता हो। क्योंकि मैंने तरीका तो बता दिया कि कंपैरिजन करके आप लोग बगैर समझे भी कर सकते थे कि ऐसी चीज़ जो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट में लिखी हुई है और कैश बुक में नहीं लिखी तो कैश बुक की डेबिट पे लिख दो। बट बेटा लिख तो दोगे, लेकिन अगर गलती का मतलब ही नहीं पता तो फ़ायदा क्या। इसलिए हमने पहले मतलब भी डिस्कस कर लिए। ये अक्सर बेटा गलतियां हमसे हो जाती हैं ड्यूरिंग मेकिंग अ कैश बुक। तो इनको हम करेक्ट करते हैं बेटा, क्या बना के, अपडेटेड कैश बुक बना के। जैसे ही बेटा गलतियां करेक्ट हो जाएंगी तो जो साइड वीक होगी वहाँ बैलेंस कैरेट डाउन, उसकी ऑपोजिट पे ब्रॉट डाउन। अब कैरेट डाउन यहाँ भी आ सकता है और कैरेट डाउन यहाँ भी आ सकता है बेटा। ठीक है। जहाँ कैरेट डाउन आ रहा है उसकी ऑपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन। ठीक है, वो डिपेंड करता है। सेट हो गया। तो बेटा ये तो गलतियां थी जो हम कैश बुक बनाते वक्त करते हैं, और इनको हमने करेक्ट कर लिया अपडेटेड कैश बुक बना के। अब बेटा हम गलतियां डिस्कस करेंगे बैंक की, जो बैंक करता है बैंक स्टेटमेंट बनाते वक्त। अच्छा, बैंक गलती करता नहीं है वैसे, समझने के लिए मैंने जबरदस्ती की गलती बनाई हुई है। ठीक है। अब देखो बेटा, बैंक की टोटल दो गलतियां होती हैं। एक होते हैं बेटा अनप्रेजेंटेड चेक्स, और एक होती है बेटा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, आओ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेटा लेट्स अज्यूम मुझे मेरे सप्लायर को कुछ पैसे देने थे। अब 28 अक्टूबर को, लेट्स अज्यूम, उसकी मुझे कॉल आई। बोला सर आपके 20 लाख रुपए देने थे आपको, आप प्लीज़ मुझे दे दें। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरी ऑफिस पे आओ और मुझसे चेक ले जाओ। तो मेरी ऑफिस पे आया, मैंने उसको 20 लाख रुपए का चेक बना के दे दिया। अच्छा, जब बेटा मेरा अकाउंटेंट ने उसको चेक दिया तो मेरे अकाउंटेंट के पास चेक की फॉर्म में रिटर्न प्रूफ है कि पैसा चला गया, है ना? जब उसके पास रिटर्न प्रूफ है कि पैसा चला गया तो उसने उस चीज़ को कहाँ रिकॉर्ड कर लिया होगा, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, है ना? उसने जब चेक दिया तो उसके पास रिटर्न प्रूफ है कि पैसा चला गया, तो उसने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया कि भाई सप्लायर को 20 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन बेटा हुआ क्या, हुआ ये कि सप्लायर को कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से वो अब्रॉड चला गया। वो चेक लेके बैंक में नहीं गया, वो कहाँ चला गया, अब्रॉड निकल गया। अच्छा, जब अक्टूबर का महीना एंड हुआ तो मैं कह रहा हूँ कि बेटा पैसा गया है क्योंकि सप्लायर को हमने दिया है। लेकिन बैंक कह रहा है कि कोई पैसा ही नहीं गया, कोई सप्लायर आपका आया ही नहीं है पैसे लेने, चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में। तो समझ रहे हो? तो अगर कोई ऐसी चीज जो मैंने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर ली है
और बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं की, वो बेटा हमेशा क्या होगी, अनप्रेजेंटेड चेक्स। आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो, लेट्स अज्यूम, और ऐसी चीज जो हमने कैश बुक की क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं की, तो बेटा वो हमेशा क्या होगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स, कि चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अब देख रहे हो बेटा, अगेन ये बैंक की गलती नहीं है, ये नेचर की भी नहीं है, खैर बंदे की गलती है, उसने चेक प्रेजेंट ही नहीं करा। ठीक है। तो कंपैरिजन करते वक्त अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कैश बुक की क्रेडिट पे और बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखी हुई, तो आप उसको मार्क कर लोगे कि भाई ये यूपी है, ये अनप्रेजेंटेड चेक है। सिमिलरली अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का क्या सीन होता है। लेट्स अज्यूम बेटा, मुझे मेरे एक कस्टमर से पैसे लेने थे। तो मेरे कस्टमर मेरे पास आया 30 अक्टूबर को। ठीक है। वो आया और उसने बोला सर आपके मुझे पैसे देने थे, तो आप ये अपना जो है ना 1 लाख रुपए का चेक ले लें। अच्छा, जब मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया, तो मेरे अकाउंटेंट के पास रिटर्न प्रूफ है इन द फॉर्म ऑफ चेक के पैसा आ गया है। तो मेरे अकाउंटेंट ने कहाँ रिकॉर्ड कर लिया होगा, कैश बुक की डेबिट साइड पे, कि भाई पैसा आ गया है। अब बेटा बताऊँ मसला क्या था। मसला ये हुआ कि मेरा जो बैंक था वो था बैंक अल हबीब, और लेट्स अज्यूम मुझे चेक रिसीव हुआ मीज़ान बैंक का। अब जब मेरा बंदा मीज़ान बैंक का चेक बैंक अल हबीब में लेके जाएगा ना, तो पता है बैंक वाले क्या कहेंगे, कि सिंस ये डिफरेंट अकाउंट डिफरेंट बैंक का चेक है, तो चेक को क्लियरिंग में 3 दिन लगेंगे, या 2 दिन, चलो। चेक क्लियरिंग में कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। 3 दिन बाद तो अक्टूबर का महीना एंड हो जाएगा। तो जब अक्टूबर का महीना एंड हुआ, तो मैं कह रहा हूँ कि पैसा आया है, क्योंकि मेरे पास तो रिटर्न प्रूफ था इन द फॉर्म ऑफ चेक। लेकिन बैंक कह रहा है कि कोई पैसा ही नहीं आया, क्योंकि चेक कहाँ पड़ा हुआ है, क्लियरिंग में पड़ा हुआ है। तो अगर कोई ऐसी चीज जो कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गई है और बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई ड्यू टू टाइम डिफरेंस, तो वो बेटा हमेशा क्या होगी, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ठीक है बेटा। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, और ऐसी चीज जो कैश बुक की डेबिट पे है और बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई भी, तो वो बेटा हमेशा क्या होगी, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ठीक है। तो क्रेडिट, कैश बुक की क्रेडिट पे और बैंक में ना हो तो वो यूपी, कैश बुक की डेबिट पे और बैंक ने ना रिकॉर्ड की हुई हो तो वो यूसी। ठीक हो गया। ये दोनों अक्सर बैंक की गलतियां होती हैं, हमने दोनों का मतलब डिस्कस कर लिए। अब ये बैंक की असल तो गलती नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें बनानी पड़ती है फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसके टोटल 2 फॉर्मेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, 2 फॉर्मेट्स का सीन क्या है, पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम लोग रट्टा मारो, जो मैं प्रेफर नहीं करूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम लोग इस चीज़ को समझो कि क्यों कोई चीज़ ऐड हो रही है और क्यों कोई चीज़ लेस हो रही है। ठीक है। अब देखो बेटा, लेट्स अज्यूम एग्जामिनर ने कहा हमें आप बैलेंस निकाल के दो बैंक स्टेटमेंट के एस पर। तो बैंक वालों के मुताबिक अगर मुझे बैलेंस निकालना है, तो बैंक वालों के मुताबिक क्या यूपी में पैसा गया था, नहीं ना। बैंक वाले तो कह रहे थे चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो बैंक वालों के मुताबिक तो पैसा गया ही नहीं था ना। तो इसलिए देखो मैंने क्या करा, कैश बुक के अंदर यूपी के पैसों को ऐड बैक कर दिया, क्योंकि मेरे लिहाज से गया था लेकिन बैंक के लिहाज से नहीं गया था। हमें बैंक के लिहाज से पैसे निकालने हैं। इसलिए मैंने क्या करा, कैश बुक के बैलेंस के अंदर यूपी को ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने कैश बुक में माइनस किया हुआ था। सिमिलरली यूसी में क्या था, कि मैंने रिकॉर्ड किया था कैश बुक में पैसा आ गया है, लेकिन बैंक वालों ने कहा कोई पैसा नहीं आया क्योंकि चेक क्लियरिंग में। अभी हमें बैंक वालों के हिसाब से पैसे निकालने हैं, तो इसलिए मैंने कैश बुक के बैलेंस में से यूसी को क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया, क्योंकि उन बैंक के हिसाब से पैसा आया ही नहीं है। तो मेरे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। तो अगर एग्जामिनर कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक से चलो, तो यूपी ऐड बैक हो जाएगा और यूसी माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। अब अगेन ना समझ आए तो उसको याद कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मैंने समझाया इसलिए ताकि पता हो कि क्यों कोई चीज़ ऐड हो रही है और क्यों कोई चीज़ माइनस हो रही है। इसका एग्जाम से कोई लिंक नहीं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कैश बुक के हिसाब से यूपी में पैसा गया था, लेकिन बैंक के हिसाब से चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इसलिए हमने ऐड बैक कर दिया। कैश बुक के हिसाब से यूसी में पैसा आया था, लेकिन बैंक के हिसाब से पैसा आया नहीं है चेक क्लियरिंग में, इसलिए यूसी को माइनस कर दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक से चलते हो तो यूपी ऐड, यूसी माइनस, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। और अगर एग्जामिनर कह रहा है कि कैश बुक के हिसाब से पैसे निकालो,
यानी अगर आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से चलते हो, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के अंदर यूसी ऐड करोगे और यूपी माइनस करोगे तो एज पर कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि कैश बुक के हिसाब से यूसी में पैसा आया था, इसलिए हमने ऐड कर दिया, और कैश बुक के हिसाब से यूपी में पैसा गया था, इसलिए हमने माइनस कर दिया। तुम्हारे पास कैश बुक के हिसाब से पैसा आ गया। तो वाइस वर्सा केस हो जाएगा। अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से चल रहे हो तो यूसी ऐड यूपी माइनस, तो बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। तो ये होता है बेटा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो बहुत आसान चैप्टर है, कंपैरिजन करना है और गलतियों को हाईलाइट करना है। कैश बुक की गलती को अपडेटेड कैश बुक में करेक्ट कर लो, और बैंक की जो गलतियां हैं उनको मार्क कर लो, यूपी है या यूसी है। अगर कैश बुक की क्रेडिट पे और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, यूपी। अगर कैश बुक की डेबिट पे और बैंक ने रिकॉर्ड ना की, वो यूसी। यूपी यूसी को यहाँ से एडजस्ट कर दो। मैंने मतलब भी समझा दिया, और याद करना हो तो याद भी कर सकते हो, और सवाल सॉल्व हो जाना है। अगली क्लास के अंदर इसके अगेन 10 साल के पास पेपर, देखो बहुत सवाल हैं, करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, स्टिल अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला हो, कमेंट कर देना, या इंस्टा पे आके पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जा सकते हो। अल्लाह हाफिज़।